पानी सीमित है, मगर विज्ञान के साथ की गई खेती की संभावनाएं असीमित हैं। कम पानी में ज्यादा खेती, क्या ये मुमकिन है? वेल, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त साक्षी जैन और आज न्यूट्री टॉक्स विद साक्षी में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो सब किसानों के दिल के बेहद करीब है। तो पानी सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक भावना है। और आज हम बात करेंगे कि कैसे इस खेती में पानी एक खर्चा नहीं बल्कि निवेश की तरह काम करता है। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर वी रिचारे सर, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड एग्रोनॉमिस्ट, ट्रेनिंग्स एंड एक्सटेंशन एट जैन इरिगेशन सिस्टम्स जलगांव। अपने 33 साल से भी ज़्यादा के करियर में डॉक्टर जड़े बहुत सी क्रॉप्स एसोसिएशन के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे काम कर चुके हैं। वाटर मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट बैलेंसिंग, फोर्टिगेशन जैसे अहम मुद्दों पे अपने जीवन का कार्यकाल व्यतीत करने वाले डॉक्टर जड़े सर ने कैसी ऐसी काफ़ी सारी फसलें, गन्ना, मक्का, अनार, प्याज जैसी फसलों पे न जाने कितनी ही अच्छी हाईटेक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी डेवलप करके उनके उत्पादन को खूबसूरती से बढ़ा दिया। इस शख्सियत को जिसने अपने जीवन के कार्यकाल में न सिर्फ भारतीय कृषि बल्कि इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसे देशों से जाके फोर्टिगेशन की सटीक ट्रेनिंग्स लेकर भारतीय कृषि में अपना योगदान देते हुए डॉक्टर जड़े ने बहुत से प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ उन्हें सम्मानित भी किया गया है। ऐसी पर्सनालिटी को आज हम अपने शो में वेलकम करते हैं। वेलकम सो मच सर ऑन न्यूट्री टॉक्स विद साक्षी। वी आर प्लीज्ड एंड ग्लैड टू हैव यू हियर। थैंक यू वेरी मच। एक इस एपिसोड को शुरू करने से पहले सर मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, ऐसी वो क्या चीज़ थी जिसने आपको कृषि की तरफ खींच लिया? एक्चुअली जब मैं 12th के पास हुआ तो मैं मेडिकल में एडमिशन लिया था, लेकिन जब हमने पढ़ाई शुरू की थी तब तो जो बाजू में देख रहे थे हमारे किसान की स्थिति बहुत सारी जो है, आमदनी प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ तो उनको प्रॉफिट नहीं आता, तो पावर्टी भी ज़्यादा सभी सेक्टर में देखेंगे तो पावर्टी लेवल जो फार्मर के पास ज़्यादा है। तो ये दिमाग में आइडिया आए, फिर मैंने मेडिकल का छोड़कर एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। एग्रीकल्चर में मेरा पहले से ही पैशन था, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का अपडेट करना। और सबसे महत्वपूर्ण मुझे अभी भी फील हो रहा है कि हमारे किसान अभी भी खेती को साइंस समझते नहीं। तो फार्मर शुड अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर इज साइंस, नंबर 1। नंबर 2, वो फार्मिंग के लिए वो लाइवलीहुड की बात करते हैं, लेकिन ये लाइवलीहुड के लिए नहीं है फार्मिंग। तो फार्मर शुड अंडरस्टैंड फार्मिंग, ट्रीट फार्मिंग एज योर बिजनेस। ये दो चीज़ें जब तक फार्मर समझते नहीं ना कि एग्रीकल्चर इज साइंस है और ये बिजनेस है, तभी फार्मर अच्छा तरह से अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। यदि लाइवलीहुड के लिए वो काम कर रहे हैं तो उनकी आप प्रॉस्पेरिटी कभी नहीं आ सकती। आप मेडिकल करना चाहते थे पर आप एग्रीकल्चर में मूव कर गए। मतलब डेस्टिनी कहाँ से कहाँ लेकर आती है, किसी को भी नहीं पता। तो मेरे फैमिली की वजह से ज़बरदस्ती में मेडिकल में एडमिशन करवाया था। वाह सर, 1992 से आप इरिगेशन, फोर्टिगेशन जैसे जोन में काम कर रहे हैं एंड ये वो समय है जब भारतीय कृषि को शायद सिंचाई के सही तरीके भी नहीं पता थे जी। उस समय इस एक अहम मुद्दे पे काम करना जो आपने सोचा, वो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप इस जोन में आ गए? बिल्कुल सही कहा आपने कि किसान अभी भी समझ नहीं रहा है कि पानी वो किसको दे रहा है। हमारे भारतीय किसान जो है, जो अलग अलग फसल में हम लोग इनपुट यूज़ करते हैं, सभी इनपुट में चाहे पौधे हो या बीज हो या ऑर्गेनिक मैन्यूर हो या केमिकल फर्टिलाइज़र हो या पेस्टिसाइड हो, जो भी है, तो सभी इनपुट में जो है फसल का ज़्यादा प्रोडक्शन प्राप्त करने के लिए पानी और उर्वरक दो ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हैं। लेकिन हमारे किसान पानी और उर्वरक अभी भी फसल को नहीं दे रहे, वो ज़मीन को दे रहे हैं। तो ज़मीन को देने के कारण ही सारी समस्या है। तो फार्मर शुड अंडरस्टैंड दे शुड अप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स विद फर्टिलाइजर इन द रूट जोन ऑफ द क्रॉप। फसल के जड़ क्षेत्र में ही पानी और उर्वरक देना चाहिए।
तो ये मुद्दा पहले से ही मेरे ध्यान में। एंड उस समय किसानों से कुछ आपको प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, कुछ बिल्कुल resistance प्रतिक्रिया मिली? तो जब हमने ड्रिप इरिगेशन का प्रमोशन शुरू किया तो हम लोग जिस एरिया से आए, जलगांव से, जना ये बनाना बाउल है, हम्म, तो सारे फ्लड इरिगेशन क्वेरी किया करते थे और उनको बहुत सारा बड़ा वॉल्यूम पानी देने से ही उनको क्योंकि किसान को संतुष्टि कब मिलती है, जब वो अपने आंखों से पानी देखता है बहता हुआ बहता हुआ। तभी उसको संतुष्टि आती है और हंसी आती है। तो जब हमने ड्रिप इरिगेशन के ऊपर क्रॉप के लाने के लिए बात की उनके साथ में, तो बोलते थे आप आए हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, चाय पियो, चलते जाओ। तो ये सारे बहुत सारे फीडबैक मिलते थे। तो शुरू में हमारा जो एडॉप्शन का स्केल था बहुत कम था। फिर हमारे चेयरमैन साहब ने सोचा कि भाई ये एक्सटेंशन काम करके कुछ काम होने वाला नहीं है, हम ऐसा करते हैं कि हम R&D करते हैं, R&D फार्म पर ही सभी क्रॉप लगाते हैं और सभी क्रॉप के ऊपर टेक्नोलॉजी लगाने के बाद किसानों को ला के दिखाते हैं कि फार्मर अंडरस्टैंड वेरी सिंगल सर्विस सेइंग इज बिलीविंग। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देखता वो किसी को भरोसा नहीं करता है। तो शुरू में हम लोगों ने बाहर जाना बंद कर दिया, फिर हमने किसानों को बाहर ला के दिखाने का काम शुरू किया, डेमोन्स्ट्रेशन। तब सब लोग देख के फिर जब ड्रॉप के ऊपर जब क्रॉप का प्रोडक्शन ज़्यादा मिल रहा दिख रहा है तो दे एक्सेप्टेड द टेक्नोलॉजी। तो गवर्नमेंट की एक टैगलाइन है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। यस, वो एक्चुअली हमारी मोर क्रॉप पर ड्रॉप हमारी है, उन्होंने पर ड्रॉप मोर क्रॉप कर दिया। तो जितना ये स्ट्रगल 1992 से यहाँ तक आया, आज भी हम देखते हैं कि किसानों को लगता है कि फ्लड इरिगेशन बहुत किफ़ायती है, हाँ, लेकिन हम जानते हैं कि उसके क्या नुकसान हैं, या ड्रिप इरिगेशन या और नए इरिगेशन के टेक्निक से कितना बेनिफिट हो सकता है। तो आप किस तरीके से किसानों को समझा पाते हैं कि ये फ्लड इरिगेशन के बजाय ये मॉडर्न टेक्निक्स या जो साइंटिफिक टेक्निक्स हैं प्रिसीजन इरिगेशन के, वो कैसे होने चाहिए? एक्चुअली फ्लड इरिगेशन पहले से ही जो खेती शुरू हुई तभी से किसान फ्लड इरिगेशन ही करते आ रहा है। फ्लड इरिगेशन में अलग अलग मेथड है, जैसे कि लॉन्ग फरो है, प्रिसीजन फरो इरिगेशन है, रिंग्स एंड बेसिन है। तो फ्लड इरिगेशन में क्या किया, हम लोग पहले से भर के पानी हम लोग ज़मीन को दे रहे, फसल को नहीं दे रहे। जब और किसान के मन में ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि जहाँ पे कम पानी है वहाँ ड्रिप काम करेगा, जहाँ पे पानी पर्याप्त उपलब्ध है वहाँ जब ड्रिप की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि फ्लड इरिगेशन हम जब करते हैं तो क्या होता है कि जैसे पानी खेत के अंदर आता है, जैसे ज़मीन में पानी अंदर जाता है तो ज़मीन से हवा बाहर निकल जाती है, तो जो भी एयर पॉकेट जो है पानी एक्वायर कर लेता है वहाँ पर। जो भी आपने बेसल डोज दिया होगा वो फर्टिलाइज़र जो है उसका लीचिंग हो जाएगा। तीसरा, फर्टिलाइज़र जो है अवेलेबल कब होने वाला है, क्योंकि कंडीशन 3 होती है वहाँ पर। एक तो फील्ड सैचुरेटेड कंडीशन होती है, दूसरा होता है आपका फील्ड कैपेसिटी और तीसरा होता है विल्टिंग पॉइंट कंडीशन। तो तीनों कंडीशन जो फ्लड इरिगेशन में एक जैसे नहीं होती है। जैसे हमने 2 इरिगेशन के इंटरवल में फ्लड इरिगेशन मानो 10 दिन का अंतराल है, 10 दिन के अंतराल में क्या होता है कि पहले जब हम फरो इरिगेशन से खेत में पानी देते हैं फसल को तो पूरा खेत में पानी भर जाता है। तो पहले 3-4 दिन तो फसल के जड़ क्षेत्र में इतना पानी भरा रहता है, उस समय में आपने फर्टिलाइज़र भी दिया हुआ है और पानी दिया हुआ है, लेकिन जब से पानी अंदर जाता है ज़मीन के अंदर तो हवा निकल जाती है बाहर। तो वहाँ पर केवल क्या रहता है, पानी और फर्टिलाइज़र दोनों रहते हैं, हवा नहीं रहती है। 3-3 पहले 2-3 दिन की सिचुएशन ये रहती है। उसके बाद में चौथे 5वें दिन 6ठे दिन में क्या होता है कि हवा अंदर जाती है, पानी है, उर्वरक भी है, फर्टिलाइज़र भी है, तो फील्ड कैपेसिटी कंडीशन है, वापसा कंडीशन बोलते हैं, उसमें पौधे के जो रूट्स है, वाइट रूट्स, वो अपटेक शुरू करते हैं, एब्सॉर्प्शन शुरू करते हैं पानी और खाद का। ये जो एब्सॉर्प्शन की स्थिति जो है 3-4 दिन रहती है। उसके बाद में फिर बाद में 7वें 8वें 90 दिन में उसमें क्या होता है कि आपके उस सब रूट जोन में हवा भी है, फर्टिलाइज़र भी है, लेकिन पानी रूट जोन के नीचे निकल गया। तो उस कंडीशन में रूट जोन में पानी, फर्टिलाइज़र और हवा होने के बावजूद भी पानी न होने के कारण फर्टिलाइज़र जो है एब्सॉर्प्शन नहीं कर पाते, तो उस समय में वेदरिंग कंडीशन आता है, विल्टिंग होने लगता है, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो किसान को फिर लगता है कि पानी की ज़रूरत है, इसलिए फिर से दोबारा फ्लड इरिगेशन शुरू करता है। मानो 10 दिन में केवल 4 दिन ही पौधा अच्छा बढ़ता है, 4 दिन,
पहले 3 दिन सैचुरेटेड कंडीशन और आखिरी वाले 3-4 दिन जो है वो मेल्टिंग पॉइंट कंडीशन। इसलिए पौधा जो है बहुत ज़्यादा पानी देने से, बहुत ज़्यादा उर्वरक देने से भी बढ़ नहीं सकता और प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकता ज़्यादा। इसीलिए ये साइकिल ब्रेक करने के लिए ये साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग जो है, साइक्लिक वेटिंग एंड ड्राइंग, ये साइकिल ब्रेक कैसी होगी? जब हम ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल ऑल द टाइम रखेंगे। तो ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल ऑल द टाइम हम लोग कैसे रख सकते हैं? इसके लिए हम एक तो एडवांस जो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम जो है, एडवांस इरिगेशन सिस्टम जो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, उसके माध्यम से, कि बिकॉज यू हैव कंट्रोल ओवर एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर। पानी के हर बूंद के ऊपर आपका कंट्रोल है, इसलिए जितना पानी चाहिए उतना हम उसको दे सकते हैं। इसलिए पूरा क्रॉप का एंटायर लाइफ साइकिल जो है, क्रॉप साइकिल जो है 100 दिन का हो या 125 दिन का हो या 400 दिन का हो, तो पूरे दिन हम लोग ऑप्टिमम मॉइस्चर रूट जोन में मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ऑप्टिमम मॉइस्चर मेंटेन रहेगा तो जो भी आप फर्टिलाइज़र देंगे उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी, एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा रहेगा, तो निश्चित रूप से क्रॉप का जो यील्ड पोटेंशियल जो है वो ज़्यादा मिलेगा आपको। अभी अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो कितने परसेंट ये इसमें किसान ऐसे होंगे जो आज इस बात को समझते हैं कि हमको ड्रिप की तरफ बढ़ना है, फ्लड के कुछ तकलीफें हैं? थोड़ा मैं नंबर्स में बताऊंगा कि जैसे APMIP प्रोजेक्ट चालू हुआ तब हमने उस समय टास्क फोर्स क्रिएट जनरेट हुआ था। टास्क फोर्स में पूरे इंडिया में जो भी जितना भी पानी उपलब्ध है उसमें पोटेंशियल निकाला हुआ था। 69 मिलियन हेक्टेयर का माइक्रो इरिगेशन पोटेंशियल है इंडिया में, 69 मिलियन हेक्टेयर। अभी 2025 तक का डेटा ये बोलता है कि हमारे इंडिया में अभी हमने 17.6 मिलियन जो है अब तक अचीव किया है। 69 के अगेंस्ट में हम लोग 17 मिलियन, मानो कितना परसेंट हो गया ये? लेस देन 20%। तो हमारे अभी भी हमारे पास बहुत पोटेंशियल है। तो ज़्यादातर जो सदर्न का सेंट्रल जोन और सदर्न पार्ट के जो स्टेट्स है वो माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छे से अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में भी जो महाराष्ट्र को लग के जो डिस्ट्रिक्ट है बस उसमें वही ये है, अडॉप्शन है। बाकी बाकी और आंध्र डिस्ट्रिक्ट में तो प्रदेश कहीं नज़र नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसमें अडॉप्शन काफ़ी अच्छा है। नॉर्थ में अभी आपको नॉर्थ में तो बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे अडॉप्शन बहुत कम है। लेकिन योगी सरकार का काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मुझे नज़र आ रहा है। UPMIP स्टार्ट किया उन्होंने, ओके। जैसे आंध्र प्रदेश का था, गुजरात का था। गुजरात में GGRC काम कर रही है, आंध्र प्रदेश में APMIP काम कर रही है। वैसे उत्तर प्रदेश में उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है मोदी साहब, योगी जी का और मोदी जी का। यूपी में सबसे ज़्यादा काम होने वाला है माइक्रो इरिगेशन। भी कुछ बताएंगे हमें कि ये क्या है? अगर हमारे यूपी के किसानों को हमें अवेयर करना है तो ये जो मोदी जी और आप बता रहे हैं योगी जी का प्रोजेक्ट, इसके बारे में अगर आप थोड़ी सी हमें जानकारी दें। अगर नहीं, ये देखिए, ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी के लिए इंडिया में करीबन 40 साल हुए। अभी भी ड्रिप इरिगेशन के लिए हम लोग की पानी की बचत होती है, प्रोडक्शन बढ़ता है, लैब एडवांटेज बताते हैं। थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 40 साल के बाद भी हम लोग ये काम करेंगे तो यूपी में मैंने काम किया, कभी कैंपेन मैंने करवाए थे, लेकिन कुछ पॉकेट्स में काफ़ी काम अच्छा हुआ और गवर्नमेंट भी रियलाइज़ हो गई और गवर्नमेंट भी फुल्ली कन्विंस हुई। फिर पर ड्रॉप मोर क्रॉप के हिसाब से उन्होंने भी UPMIP प्रोजेक्ट डिज़ाइन Okay. किया, उसके हिसाब से अभी काफ़ी काम हो रहा है उसमें वहाँ पर यूपी में। सो ड्रिप के सहारे अगर हम बात करते हैं तो ड्रिप से न्यूट्रिएंट अपटेक कितना बढ़ता है? जैसे आपने अभी अपनी कॉन्वर्सेशन में बोला कि जब हम फ्लड इरिगेशन करते हैं तो पानी नहीं होने की वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन नहीं होता, बट अगर हम ड्रिप में आए तो ड्रिप में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कितना होता है और कैसे रहता है? हम लोग तीनों तरफ बात करते हैं। यदि हम लोग हाथ से देंगे उसको मैन्युअली विदाउट एनी ड्रिप इरिगेशन, तो उसमें एफिशिएंसी ओवरऑल NPK की, यदि न्यूट्रिएंट्स करेंगे तो भी बताएंगे, नाइट्रोजन की जो है करीबन 40% तक उसकी एफिशिएंसी फ्लड इरिगेशन में है। फास्फोरस की जो 20% है, पोटाश की जो है वो करीबन 50% है। ये फ्लड इरिगेशन में मैनुअल ऑपरेशन में। जैसे हम लोग फर्टिलाइजर हाथ से देंगे और ड्रिप इरिगेशन है, फर्टिगेशन नहीं करेंगे, ओके। उसमें एफिशिएंसी आएगी पर करीबन नाइट्रोजन की 50 से 60% आएगी, फास्फोरस की आएगी 30% आएगी और पोटाश की आएगी 50 से 60%। मतलब आप फर्टिलाइजर ब्रॉडकास्ट करते हैं। हाथ से दे रहे। और तीसरा जो है ड्रिप इरिगेशन के साथ में पानी और फर्टिलाइजर दोनों दे रहे, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर। इसमें नाइट्रोजन की एफिशिएंसी करीबन 80 से 90% आएगी। फास्फोरस की जो है 50% से ज़्यादा मिलेगी। यदि हम लोग PSB रिकमेंड कर रहे हैं साथ में तो 60-70% भी मिल सकती है।
नॉर्मली 50% हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके। जो 20% जो है 20% से 50% तक जाएगी, और पोटैश की जो रिक्वायरमेंट 80% तक मिलेगी आपको। तो बहुत बड़ी फिगर है ऑफ मतलब। कोर्स बिकॉज जस्ट इट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग। जैसे कि हम लोग, हमारा जो भोजन जो है, मानो हम लोग 3 बार खाना खाते हैं, सुबह दोपहर में 3 रोटी या रात में शाम को 3 रोटी, 6 रोटी भी पकड़ते तो साल भर महीने की होगी 180 रोटी होगी। यदि मैं किसान को बोले 180 रोटी एक ही दिन खा लिए तो व्हाट विल हैपन। पॉसिबल भी नहीं है। हाँ, तो हम लोग किसान, ये हम लोग फसल के साथ कर ही रहे हैं ना। हम्म। यदि फसल को बात करनी आती थी तो फसल उनको गालियाँ देती थी, क्योंकि उनके साथ वो इनजस्टिस कर रहे हैं ना। वो जैसे हमें पानी और ऑक्सीजन और जो फूड है जितना चाहिए उतना हम लेते हैं, बराबर है, राइट। उतना हम फसल को नहीं दे पाते ना। फसल को जितना रिक्वायरमेंट है उतना हम यदि देंगे तो उसका जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको। जो वैरायटी जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका जेनेटिक यील्ड पोटेंशियल ज़्यादा हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हम लैकिंग हो रहे हैं। बहुत ज्यादा लायक हो रहा है यस, मतलब। और हम किसान के मन में अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है, गलत फहमी, बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, बहुत ज़्यादा उर्वरक दे दिया, फर्टिलाइजर दे दिया, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होगा। ये मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आप बता रहे हैं कि 50% 80% का अपटेक एक तरीके से काफ़ी बड़ा माना जाता है जो आज लैग तो कर ही रहा है। दैट टेक्नोलॉजी उन्होंने फर्टिगेशन, हम्म। application of water soluble fertilizer with the drip irrigation concept is called as fertigation. मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ड्रिप इरिगेशन की मेथडोलॉजी या फर्टिगेशन की मेथडोलॉजी में उनका जो न्यूट्रिएंट का फर्टिलाइज़र का डोजेस होना चाहिए उसको वो कैसे ब्रेक करें और किस तरीके से दें कि जो आउटपुट आप बोल रहे हैं कि इतनी % एब्जॉर्प्शन हो जाती है वो भी अचीव कर पाएँ। निश्चित रूप से किसान को पहले समझना चाहिए कि क्रॉप का फिजियोलॉजी क्या होता है। क्रॉप की अलग अलग अवस्थाएं होती है, क्रॉप की अलग अवस्थाएं के अनुसार उसको पानी की ज़रूरत भी उसके जी, कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। उसके अनुसार फिजियोलॉजी के अनुसार उसके न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी होती है। जैसे क्रॉप की फिजियोलॉजी हम बात करते थे, पहले इनिशियल जो पीरियड जो होता है, जैसे हम पौधे ट्रांसप्लांट करेंगे या सोइंग होता है, उसके बाद जर्मिनेशन होता है, पहले 25 से 30 दिन का जो पीरियड जो है बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कैनोपी मैनेजमेंट के लिए। राइट। तो कैनोपी मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो है वो नाइट्रोजन का होता है। तो नाइट्रोजन ज़्यादा होना चाहिए, फास्फोरस कम होना चाहिए, पोटाश कम होना चाहिए। तो अब रेशो में बोलेंगे तो 3 नाइट्रोजन, 1 फास्फोरस, 1 पोटाश होना चाहिए। ओके। जैसे ही पौधा रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा, जैसे फूल आना है, कली लगना है, उस समय में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है, फास्फोरस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है। कि फास्फोरस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन, सेल इलोंगेशन, सेल मल्टीप्लिकेशन। पेशी की संख्या मल्टीप्लाई करने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है। उस समय में नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम रहती है। उस समय में हम लोग ज़्यादा नाइट्रोजन दे देंगे ना तो रिप्रोडक्टिव फेल विल भी एक्सटेंड हो जाएगी, तो उसे फूल बाद में लेट आएंगे उसमें। ये उल्टा चलता है जबकि आज मैं जो मेरी जो नॉलेज है उसमें मुझे दिखता है कि लोग फास्फोरस पहले डालते हैं हाँ, और नाइट्रोजन बाद में डालते हैं 20 दिन बाद 15 ये दिन भी तो बाद गलत 25 दिन ये भी तो बाद। गलत फहमी है ना, ये भी तो गलत फहमी है। यदि आप फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस हाईली इमोबाइल एलिमेंट, हाईली इमोबाइल एलिमेंट। फास्फोरस की मात्रा यदि सभी बेसल डोज में डाल देते हैं ना, जैसे वो सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो फिक्सेशन स्टार्ट हो जाता है। हाँ जी। तो फिक्सेशन स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में उसको मिलना है, फसल को मिलने वाला है ही नहीं उसका। वो तो ऐसा नहीं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे रिलीज होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए उसका एप्लीकेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्लिट होना चाहिए ओके। और ऑर्गेनिक मेन्यू के साथ में मिक्स होना चाहिए और पीएचबी यूज़ करना चाहिए। पीएचबी काम करता है कि जो सॉइल में फिक्स हुआ फास्फोरस जो है वो ग्रेजुअली रिलीज़ करेगा, ये करना चाहिए। फिर रिप्रोडक्टिव फेज में आपका जो रेशो होना चाहिए 1 नाइट्रोजन, 3 फास्फोरस होना चाहिए और 1 पोटाश होना चाहिए। ओके। जैसे भी आपका सेटिंग हो गया, फ्लावरिंग हो गया, सेटिंग के बाद में पौधा का साइज़ बड़ा करना रहता है, चाहे फूल हो, चाहे सब्जी हो या फल हो, तो साइज़ बड़ा करना है, या आपका कॉर्न हो। बस साइज़ बड़ा करने के लिए, उसको वेट आने के लिए, शाइनिंग के लिए, ग्लेजिंग के लिए और शुगर्स में से ज़्यादा मिलने के लिए उसको पोटेश की ज़रूरत ज़्यादा होती है। उस समय में फास्फोरस 0 होना चाहिए, फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है। उसमें नाइट्रोजन 1 होना चाहिए, उसका रेशो जो है 1 से 3 साढ़े 3 गुना होना चाहिए। 1 नाइट्रोजन 3.5 पोटाश होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन एंड पोटाश हैज ए सिनर्जेटिक इफेक्ट। जब तक नाइट्रोजन पोटाश के साथ दे रहेगा तो अपटेक ज़्यादा नहीं होगा पोटाश का, तो सिनर्जेटिक इफेक्ट भी हमको ध्यान में रखना पड़ता है।
तो ये सारी चीज़ें करते हैं। उसी समय में माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी एप्लीकेशन ज़रूरी होता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का किसान माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल, ये अभी भी बहुत बड़ा केवल प्रॉब्लम है। केवल यही है कि उनको लगता है कि एनपीके से काम चल जाएगा। लेकिन जैसे हम लोग हमारे डाइट के लिए बैलेंस डाइट की बात करते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, एवरीथिंग, तो हमारे फसल के लिए क्यों नहीं? वो भी ज़रूरत है। मेजर न्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सभी साथ में होना चाहिए, तभी पौधा अच्छा बढ़ेगा, हेल्थ अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा देगा। मतलब मेरे को बहुत सरप्राइजिंगली ये पता चला कि फास्फोरस को आपको किस स्टेज में देना है, क्योंकि एक बेसिक नोशन है कि फास्फोरस पहले जाएगा, नाइट्रोजन उसके बाद जाएगा, पोटाश आप पोटाश तो देते ही नहीं। खैर भारतीय किसान तो बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में है कि ये क्यों हो रहा है कि इसके किसानों को बताते हैं कि आपके सॉइल में पोटाश तो बहुत ज़्यादा है। अरे बाबा, लेकिन वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है, अवेलेबिलिटी की वो तो बात। फिक्स फॉर्म में दे रहे, तो हम राइट, लोग टोटल दे रहे। आपका सॉइल टेस्टिंग का रिपोर्ट आता है तो उसमें ये होना चाहिए कि आपको अवेलेबल पोटाश कितना है, बल्कि ना ही बल्कि टोटल पोटाश कितना है। बराबर है। पोटाश अवेलेबल नहीं है, फिक्स फॉर्म में है, तो क्या काम का वो? मानो आपके थाली अच्छी आपके सामने रखी हुई है और मैंने आपके हाथ बांध दिए, खा ही नहीं तो सकता, तो कैसे मतलब ही खाएंगे नहीं आप? है। कैसे खाएं? इस तरह से होता है, फिक्स फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता ना। किसानों को ये चीज़ों की अवेयरनेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़रूरी होता है। है एंड तो। मुझे लगता है कि व्हेन साइंटिस्ट लाइक यू जब इस फील्ड में जेन्युइनली काम करते हैं तो बहुत चीज़ें बदलती हैं, और एक को देख के चार लोग अपने आप बदलने लगते ज़रूर। हैं। सो हमने फर्टिलाइज़र की स्प्लिट समझी। ड्रिप का क्या एक मेथडोलॉजी रहता है इंटायर साइकिल में, कि क्या मेथड उनको फॉलो करना चाहिए अगर हम ड्रिप की तरफ बढ़ रहे हैं तो? पर तो मैं थोड़ा सा फर्टिलाइज़र की जो पॉलिसी भी जो चल रही है इसके बारे में बताना चाहूँगा कि जी। हमारी इंडिया में फर्टिलाइज़र जो टोटल कंजम्पशन जो है करीबन 625 लाख मेट्रिक टन कंजम्पशन है, और जो कन्वेंशनल फर्टिलाइज़र बल्क फर्टिलाइज़र जो है उसकी एफिशिएंसी 30 से 35% है, और गवर्नमेंट उसके लिए 1,72,000 करोड़ की सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइज़र की। मानो 50% भी हम लोग कंसिडर करते तो पैसा कितना वेस्ट हो रहा है आपका। और फर्टिलाइज़र 50% नहीं 35% अवेलेबल हो रहे तो 65% ज़मीन में फिक्स हो रहे हैं ना, बिल्कुल। तो सॉइल का जो हेल्थ है वो कैसा रहने वाला है? सॉइल न्यूट्रिशन जो है, सॉइल का पीएच बढ़ रहा है, सॉइल में साल्ट बढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के। तो जैसे पीएच और इसी बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी और कम हो जाएगी। ज़्यादा फर्टिलाइजर डालने से ज़्यादा प्रोडक्शन तो मिलने वाला है नहीं, उल्टा ज़मीन का जो प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो और डिप्लीट वो हो और रहा कम है, हो जाएगा, खराब हो उसमें रहा है। प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा उसका। तो यही किसान को ये समझाना जरूरी कि फर्टिलाइज़र देना है तो आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक भी होना चाहिए, बायो फर्टिलाइजर भी होना चाहिए, और केमिकल फर्टिलाइजर भी होना चाहिए। तो ड्रिप के माध्यम से देना है तो हमको फर्टिलाइज़र बल्क क्वांटिटी में नहीं देना रहता है, 2-2.5 किलो देना रहता है, और उसकी जो फ्रिक्वेंसी जो है, इसमें बल्क फर्टिलाइजर फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? मैक्सिमम 2 या 3 बार होती है। वो भी सिर्फ जो लॉन्ग ड्यूरेशन की 2 क्रॉप या है 3 बार होती है, बस। 2 या 3 बार होती है। हम्म। लेकिन हमारे कोई भी फसल में हम फर्टिगेशन तो जो है डेली करना चाहिए, लेकिन किसान डेली फर्टिगेशन किसान खेत में जाता ही नहीं है। इसलिए हमने मार्ग दूसरा चुना है कि हम लोग एटलीस्ट ट्वाइस इन ए वीक करेंगे, हफ्ते में 2 बार। हफ्ते में 2 बार तो उसको करना ही करना है फर्टिगेशन, हफ्ते में 2 बार करना है फर्टिगेशन। तो फर्टिगेशन ड्रिप के माध्यम से करना है तो उसको तो हाथ से तो नहीं कर सकता है वो, ड्रिप के माध्यम से देना तो उसके लिए इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट में आपका पेंचुरी है, या फर्टिलाइज़र टैंक है, या डोजिंग पंप है। वहाँ पे लेटेस्ट में डोजिंग पंप भी मार्केट में आए हुए हैं, ओके। तो उससे भी फर्टिगेशन हम लोग कर सकते हैं। यदि आपको ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी 95% से ज़्यादा प्राप्त करना है तो उसमें ऑटोमेशन के लिए जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन के माध्यम से सेंसर बेस रहता है, तो उसमें 3 टाइप के होते हैं, टाइम बेस होता है, वॉल्यूम बेस होता है, सेंसर बेस होता है। सेंसर बेस में भी इतना सेंसेशन है कि सॉइल मॉइस्चर सेंसर, रूट जोन में मॉइस्चर कितना है उसके आधार पर सिस्टम चलेगा, या पत्ते के पीछे सेंसर लगाइए, ओह। लीफ वेटनेस सेंसर। लीफ वेटनेस सेंसर से पता चलेगा लीफ का वेटनेस कितना है आपके पास, और तो उसके उसके आधार वो basis भी पे। इंडिकेशन देगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर इरिगेशन स्टार्ट करेगा। हम्म। इतना एडवांसेस है, तो 95% से भी ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिलेगी उसकी। वाटर यूज एफिशिएंसी जब 95% से ज़्यादा है तो ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर की यूज एफिशिएंसी भी आपको 95% तक मिलेंगे। जब किसी न्यूट्रिएंट किसी इनपुट की एफिशिएंसी 95% है तो आप सोच सकते हैं कि उसका प्रोडक्शन लेवल कितना जाएगा। जो हम लोग 106 क्विंटल की बात कर रहे हैं,
या 49 क्विंटल की बात कर रहे हैं, या दो शुगर केन की 170 क्विंटल टन की बात कर रहे हैं, तो इसमें यही है प्रिसीजन जो है। प्रेसिडेंट फार्मिंग मैंने अभी Yes. बारामती में आपका यही जो आप बात कर रहे हैं सेंसर बेस्ड फार्मिंग का, मैं बारामती में देख कर आई थी एंड आई वाज अमेज्ड टू सी दैट कि किस तरीके से लेवल ही बढ़ाया हुआ है वहाँ पे। और बहुत ही सुंदर क्रॉप्स की वो देखते बन रही है कि हाँ कुछ इसे कहते हैं साइंटिफिक फार्मिंग का एक तरीका, वो बिल्कुल वो रिफ्लेक्ट कर रहा था। तो इसमें ज़्यादा फार्मर्स को लाने के लिए उनका अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी बहुत है ज़रूरी है। एंड वो ही लेकिन दूसरा देखिए, बहुत सारे किसान जाकर देख भी आते हैं। इतना अभी 5-6-8 दिन का रहा था उनका, करीबन 4-5 लोग वहाँ पे विजिट करके आए। तो इतना सारा क्राउड में समझ नहीं भी पाते ना, 8 दिन में 4-5 लाख लोग देख कर आ रहे, तो कितना भीड़ हुआ होगा वो उधर पर डे के हिसाब से निकालेंगे। तो वो टेक्नोलॉजी एडप्शन नहीं कर पाते उस समय, समझ नहीं पाते उस समय बहुत कम मिलता है, बहुत भीड़ रहती है, इंटरेक्शन नहीं कर पाते। जब तक सामने वाले से हम लोग इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो तब उसका तक आप नहीं समझ तब इम्पैक्ट पाएंगे नहीं चीज़ होता उसका, कितनी है। impact नहीं। बिल्कुल क्योंकि आप हर सही साल तो लाखों लोग जाते हैं, लाखों लोग, फिर कन्वर्जन रेशो बहुत कम रहता है। तो कन्वर्जन के लिए उनको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि जो अच्छे किसान हैं और जो अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बेहतर खेती करना चाहते हैं, तो जो सर ने अभी प्रिसिजन फार्मिंग की बात की है उसके ऊपर आपको ज़रूर सोचना चाहिए। और ऐसी बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, अगर आप जेन्युइनली प्रिसिजन फार्मिंग या साइंटिफिक तरीके से खेती करना चाहते हैं तो, जिसका रिजल्ट आपको खुद सामने दिखेगा कि जो आप कर रहे हैं वो कैसा है। इसमें सर हम जब प्रिसिशन फार्मिंग और बैलेंस न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो एक ऑर्गेनिक कार्बन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के समय में, क्योंकि आपने जैसे बताया कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स फिक्स हो रहे हैं, वो तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहे हैं और बहुत अल्कलाइन हो रही है। अब आपकी जो मिट्टी का पीएच है वो भी ख़राब हो रहा है। इस केस में ऑर्गेनिक कार्बन की जो सिचुएशन ख़राब है, या हम किसान भाइयों को कैसे समझाएं कि ऑर्गेनिक कार्बन की क्या महत्वपूर्णता है एक खेती में, क्योंकि चीज़ बहुत छोटी सी है, दिख नहीं रही है, पर रोल बहुत बड़ा अदा करती है वो इसमें। एक्चुअली किसान को ये सारी चीज़ें मालूम भी नहीं है, वो ज़्यादा जानकारी लेना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसका जो सारी इनपुट्स मिलने का जो सोर्स है ना, वो एग्रो सर्विस सेंटर है। सभी जो इनपुट्स का जो मार्केटिंग जो है, ये एग्रो सर्विस सेंटर ड्रिवन है। और एग्रो सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, जिसमें उसको मार्जिन ज़्यादा है वो प्रोडक्ट पुश करते हैं, सिंपल बात है। तो इसमें ये चीज़ जानना पड़े किसान को। मैंने पहले कहा था, किसान का प्रोडक्शन कब बढ़ेगा, व्हेन ही वी विल अंडरस्टैंड द एग्रीकल्चर इज साइंस। जब वो समझेगा कि एग्रीकल्चर इज साइंस है और मेरे फसल को लोग क्या चाहिए, यही मैं मेरा दुकानदार से लूँगा, बाकी चीज़ें मैं नहीं लूँगा। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही हो सकता है। ये ऑर्गेनिक कार्बन की बात करते हैं तो हम बात करेंगे 1962 में, जब ये ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, जी। हाइब्रिड्स आए, केमिकल फर्टिलाइजर आए। उस समय तो चाय का जैसे टेस्ट करने के लिए डेमो देते थे, उससे फर्टिलाइजर का भी डेमो देते थे, तभी किसान डरते थे डालने के लिए, हाँ, डालू कि नहीं डालू, दूसरे मेरा ज़मीन खराब हो जाएगी, फसल खराब हो जाएगी। वो तो आज भी सोचते हैं। तो लेकिन वो कॉन्फिडेंस आया, लेकिन डालते हैं लोगों का भी, तो फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। इसके बाद में लेकिन क्या कि कोई भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि भाई आपको किसी भी क्रॉप का लेना है तो पहले आपको 10 गाड़ी आपको वेल डिकम्पोज फार्म यार्ड मैन्यूर डालना है, कंपोस्ट डालना है। तो हमारे किसान वो सेंटेंस भूल गए, हाँ, तो केवल केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर डिपेंड हो गए। तो अभी कैटल भी देखेंगे तो विलेज में तो कैटल नज़र ही नहीं आते मुझे, तो कैटल बहुत कम हो गए। तो कम फार्म यार्ड मैन्यूर कहाँ से मिलेगा, आपको डंग कहाँ से सही मिलेगा। बात है। तो इसीलिए उनको जो भी क्रॉप कर रहे हैं, तो उनका जो क्रॉप हार्वेस्ट करने के बाद में जो एसिड रहता है क्रॉप का, वो उसको सॉइल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ऑर्गेनिक मैन्यूर बाहर से बिकट लाकर डालने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, उल्टा कॉस्ट बढ़ने वाला उसका। उसमें रिसाइकलिंग करना चाहिए उसका। ओके। और दूसरा, जैसे जो अमृत है, ऑर्गेनिक बायो कंपोस्ट है, जैसे शुगर फैक्ट्री का जो प्लेसमेंट केक आता है, वो डाले तो ज़मीन में उसका फिजिकल कंडीशन भी इम्प्रूव होगा, ह्यूमस ऐड होगा, उसमें ह्यूमस ऐड होगा तो निश्चित ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ेगा, और निश्चित रूप से सॉइल का हेल्थ यदि अच्छा रहेगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा उसमें। तो ऑर्गेनिक कार्बन इम्प्रूव करने के लिए उसके
उसका माइंडसेट चेंज होना ज़रूरी है जी। पहले उसका, कि जो भी वो क्रॉप कर रहा है उसके कोई भी वेस्ट जो है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, खेत में सॉइल में उसको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, या उसमें कंपोस्ट पीट बनाइए, उसका कंपोस्ट पीट बना के जैसे डेपो बना के उसको फिर बाद में रीयूज़ करो रीयूज कर लेंगे। यस। सो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो आपकी डिफरेंट सोर्सेस है ना, डिफरेंट केक्स है, पीएमसी है, आपके जो भी मेस के हार्वेस्टर आ रहे हैं, तो हार्वेस्टर के हार्वेस्टिंग के बाद में उसका क्रॉप का जो वेस्ट है वो सभी फील्ड में जा रहा है, उसमें बाद में रोटेटर मार दो, खत्म हो जाएगा। ऐसे ऑर्गेनिक ये शुगर केन वाले फार्मर जो है, वो जो तो वही पहले करते पहले हैं। ट्रैश बर्निंग करते थे, हाँ। अभी ट्रैश बर्निंग का काम बहुत कम हो बंद गया, कर दिया अभी है, तो इसमें सॉइल में मिक्स करे वो तो ट्रैश। अल्टीमेटली वो डिकम्पोज तो सॉइल में जाके हो ही हाँ, रहा है। लेकिन ये जो इसमें लिग्निन होता है ना, तो लिग्निन लोगों का डिकम्पोज नहीं होता है, जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। इसके लिए आपको डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे वेस्ट डिकम्पोजर से, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया से। जब उसका स्प्रे लेंगे, उसमें ज़मीन में मिक्स करेंगे, और ज़मीन में मिक्स करने के समय मॉइस्चर भी होना ज़रूरी है। जब तक किसी ऑर्गेनिक क्रॉप का वेस्ट जो है मिट्टी से टच में आता है, तो मिट्टी से टच होने से वो डिकम्पोज होने वाला नहीं है, जब तक उसको मॉइस्चर नहीं Moisture मिलता है चाहिए। तभी डिकम्पोजिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। तो इसके लिए आपको स्प्रिंकलर यूज़ करना चाहिए, या ड्रिप इरिगेशन कीजिए, ऊपर कीजिए, तो जल्दी हो जाएगा आपका डिकम्पोजिंग, तो ऑर्गेनिक कार्बन नहीं बढ़ेगा आपका सॉइल का। तो बेसिकली बोला जाए तो बैलेंस न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लस प्रिसिशन फर्टिगेशन। ये तो की रोल है, ऑर्गेनिक कार्बन इसे की फैक्टर है क्रॉप ग्रोथ का, तो वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा आपको। उसके बिना चीज़ें अधूरी लग रही हैं। बिल्कुल। सो किसान कैसे एक सही वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र चुने अगर वो सही तरीके से खेती फर्टिगेशन के प्रोसेस में आना चाह रहा है, तो व्हाट शुड बी द वे कि उसको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको कैसे देखने चाहिए, कैसे लेने चाहिए और कैसे इस्तेमाल करने चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये जो वाटर से फर्टिलाइजर या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे, अपलोड ड्रिप के माध्यम से देना है, तो पहले उसके पास ये हार्डवेयर होना ज़रूरी है। ड्रिप इरिगेशन इज़ हार्डवेयर, तो वो जब तक उसके पास में नहीं है तब तो वाटर से फर्टिलाइजर वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा पानी में घोल के टैंक में बना के छोड़ देगा, हाँ, वो ऐसा तो पॉसिबल possible नहीं ही है। नहीं है। इसलिए उसके पास में हार्डवेयर जो ड्रिप इरिगेशन जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है ड्रिप इरिगेशन का, पानी का जो हर ड्रिपर से यूनिफॉर्म डिस्चार्ज मिलना चाहिए, एक जैसा, हर फसल को एक जैसा। यदि कम ज़्यादा मिलता है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजर भी कम ज़्यादा जाएंगे। तो जो ड्रिप इरिगेशन जो है वो बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए, और ड्रिपर क्वालिटी का होने के बाद ही आपका हर ड्रिपर से यूनिफॉर्म डिस्चार्ज मिलेगा, उसी के साथ में हम लोग फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। उसमें वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो है, जैसे अब यदि कॉस्ट कम करना चाहते हैं किसान लेकिन फर्टिगेशन करना चाहते, तो नाइट्रोजन के लिए सोर्स है यूरिया है। यदि लो टेम्परेचर है, ठंड का मौसम चल रहा है, भाई यूरिया काम नहीं करेगा, तो उसमें हम लोग अमोनियम सल्फेट का उपयोग करेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट उपयोग करेंगे। दूसरा पोटैश के लिए एमओपी, वाइट एमओपी है, वो भी 100% सोलेबल है, लेकिन रेड एमओपी नहीं। रेड एमओपी सोलेबल नहीं होता है, वाइट Okay. एमओपी सोलेबल है, लेकिन एमओपी जो है ये साल्ट टॉलरेंस क्रॉप के लिए करना पड़ेगा, साल्ट सेंसिटिव क्रॉप के लिए, जैसे आपका ग्रेप है, या पोमोग्रेनेट है, या आपका स्ट्रॉबेरी है, कार्नेशन है, जरबेरा है, रोजेस है, एंथेरियम, ऑर्किड है, या लीची है, या आपका कीवी है, प्लम है, पिचेस है, एप्पल है, इसके लिए एमओपी नहीं चलेगा, नहीं चलता। इसके लिए एसओपी चाहिए 0050 जो है, हाँ जिसमें 18% सल्फर भी उसमें है। हाँ। तो हमको इस तरह से नाइट्रोजन के लिए कैल्शियम नाइट्रेट इम्पोर्टेड है, इंडिजिनस भी सोलेबल मिलता है। फॉस्फोरस के लिए तो 1261 दैट इज मोनोअमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं एमएपी, या 1744 जो यूरिया फॉस्फेट है, यूरिया फॉस्फेट। या 05034 जो दैट एमकेपी मोनोपोटेशियम फॉस्फेट जो है, तीनों का, या 1340 भी उपयोग कर सकते हैं। ये फास्फोरस के लेवल है, और फास्फोरिक एसिड है। राइट। इसके अलावा ये फास्फोरिक एसिड भी हम लोग दे सकते हैं इस तरह से। और यदि ग्रोथ हिसाब से चलते, ग्रोथ स्टेजेस के हिसाब से, मैंने जैसे फिजियोलॉजी बताए थे, पहला जो इन वेजिटेटिव ग्रोथ है, वेजिटेटिव फेज के लिए हम लोग 1919 प्लस यूरिया या अमोनियम सल्फेट यूज़ कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज के लिए 1340 13 1340 13 1:3 रेशो में ऑलरेडी मैच है उसमें। और तीसरा जो है आपका 13:045, 1 नाइट्रोजन 0 फास्फोरस 3.5 पोटैश। इस तरह से क्रॉप के फिजियोलॉजी में सारा ये जो हमने जो फर्टिलाइजेशन में जो आई एम द पायनियर फॉर दिस टेक्नोलॉजी, मैं पूरे इंडिया का पहले साइंटिस्ट हूँ,
फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी बताने वाला। 92 में हमने काम शुरू किया था, केमीरा एग्रो से काम शुरू किया था। हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र के कुछ काम किया था पहले। 40 किलो के ड्रम में हम लोग लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के हम देते थे। लेकिन उसमें क्या होता कि साला पूरा तीन जो हमारे 6 ग्रेड जो थी, 12-6-6, 6-12-6, 6-6-12, 12-0-12, इनकी सबकी टोटल 24 थी। 24 जो न्यूट्रिएंट थे, 76 क्या था? पानी तो था। पानी। तो फिर वो पानी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था साला वो तो। इसलिए हमने वो ड्रॉप किया आइडिया। फिर बाद में हमने वाटर सॉलिड फर्टिलाइजर सॉलिड आए, केमीरा एग्रो से हमने इंपोर्ट करना शुरू किया। तो सबसे पहले हमने काम इस पर शुरू किया था हम। तो ये ग्रोथ के स्टेजेस के हिसाब आप लोग फर्टिलाइजर सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ड्रिप, जैसे आपने बोला कि फर्टिगेशन प्रोसेस करना भी है, ड्रिप का हार्डवेयर होना ज़रूरी है और एक अच्छा हार्डवेयर होना ज़रूरी है। तो एक आम धारणा है कि ड्रिप सिर्फ बड़े किसानों के लिए है, क्या ये सच है? नहीं, अभी तो छोटे छोटे किसान भी, मानो आधा एकड़ वाला 1 एकड़ वाला भी कर रहा है अभी तो। क्योंकि जब उसको पता चला कि इससे ये लगाने से मुझे प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, तो निश्चित। और दूसरा ये, इसको 80% सब्सिडी है ना उसके ऊपर। ओके। हाँ, फार्मर चाहे छोटा हो बड़ा हो, 80% सब्सिडी उसको दोनों का है। तो फार्मर के लिए टेक्नोलॉजी बहुत ही बेनिफिशियल है। अभी तो महाराष्ट्र में आप आओगे तो अब ऐसा कोई फसल बचा ही नहीं है। लास्ट क्रॉप था, जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़े थे, राइस। लास्ट क्रॉप राइस इज कल्टिवेटेड अंडर द स्टैंडिंग वाटर, राइट बराबर है। जी। लेकिन हमने राइस को भी ड्रिप के ऊपर लाया और 57% पानी बचा और 50% से ज़्यादा प्रोडक्शन भी मिला हमको। तो पानी भी बचत हुई, प्रोडक्शन भी बढ़ा, और जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मीथेन गैस का रिस्पॉन्सिबल है, तो वो जब भी हम लोग पड़लीगी नहीं करते खेत में, तो मीथेन गैस का एमिशन ही नहीं होता। मीथेन गैस एमिशन नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हरदा होशंगाबाद में राइस लगता है और वो पूरा स्टैंडिंग में ही हाँ, करते हैं उस चीज़ में। तो ये तो काफ़ी बड़ा नहीं ये चेंज। नहीं, हमको यही पढ़ाया गया ना। हाँ। मैं भी तो वही पढ़ा हूँ। हाँ। हाँ, हम भी तो वही पढ़े कि ग्राफ राइस ग्रोस इन स्टैंडिंग वाटर ओनली। हाँ। लेकिन हमने उसको ड्रिप के ऊपर लाया। लास्ट क्रॉप था वो। अभी कोई क्रॉप ऐसा बचा नहीं कि जो ड्रिप के ऊपर नहीं लगता वैसे। इसलिए फार्मर का एडप्शन जो है। दूसरा, मल्टीपर्पज ड्रिप सिस्टम के जो मैंने बताया कि एक बार किसान ड्रिप लेता है तो उसके मन में समझ आता है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये फसल एक ही फसल के काम का आएगा। मैंने कपास के लिए लिया है तो केवल कपास के लिए काम आएगा, बाकी और के लिए काम नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। यदि 2 ड्रिप लाइन के बीच में नली के अंदर में अंतर जो है 5 फीट का भी रखता है वो, और 2 ड्रिपर के अंदर बीच में अंतर जो है 40 सेंटीमीटर का 1.25 फीट का रखता है, और ड्रिपर का डिस्चार्ज 4 लीटर यदि लेता है तो वो 125 फसल से ज़्यादा उसको यूज़ कर सकता है। वाह। मोर देन 125 क्रॉप्स। तो एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा फिर इस पे, इस हिसाब से? इन्वेस्टमेंट जो है सर, अभी अलग स्टेट के हिसाब से अलग अलग जो जीएसटी वगैरह जो अलग अलग होता है टैक्सेशन। लेकिन फिर भी 5 फीट के ऊपर 2 लेटर यदि है तो मेरे ख्याल से 45 से 50 हज़ार तक खर्चा आएगा उसको, और उसमें 85% तो उसको 80% सब्सिडी मिलने वाली है उसको। सब्सिडी मिल गई तो ये तो बहुत फायदे का सौदा हुआ है Of एक course, तरीके से कि yes. पर जिस तरीके से ये कहानी बनाई जाती है कि ड्रिप का सिस्टम बहुत महंगा है, तो काफी ज्यादा गलत फहमी अफोर्डेबल है, ये। प्लस बेनिफिट और प्रॉफिट ही दिख रहा है ये इसमें। गलत फहमी है। दूसरा ऑप्शन किसान के लिए क्या है, लो कॉस्ट सिस्टम में मार्केट में लाई हम लोगों ने। ओके। जय इरिगेशन है, लो कॉस्ट सिस्टम में लाई है। जैसे टर्बो स्लीम है, 6 मील है, 8 मील है और 10 मील है। उसका जो कॉस्ट जो है नॉर्मल सब्सिडी से, नॉर्मल जो सब्सिडी वाला जो ड्रिप मटेरियल जो है उससे बहुत कम है। तो ये बहुत अफोर्डेबल है। वो सब्सिडी की झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती उस पर। तो लो कॉस्ट वाला सिस्टम में हमारे पास में उपलब्ध है अभी। जैसे 0.4 है, उसका लाइफ करीब 5 साल से ज़्यादा चलने वाला है और कम कॉस्ट में हुई, तो सब्सिडी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। सही बात है, ये तो मतलब काफी किफायती है। ऑफ कोर्स। अगर हम फर्टिलाइजर की कॉस्ट की बात करें, ड्रिप से हमने ड्रिप सिस्टम लगाया और खाद भी हम ड्रिप के थ्रू दे रहे हैं, तो खाद का जो खर्चा है वो कितना बचता है? नॉर्मली कॉस्टिंग की बात करते हैं ना, किसान के मन में ये अलग और मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये वाटर सोलर फर्टिलाइजर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस पर सब्सिडी नहीं है। राइट। क्योंकि कंजम्पशन की बात करेंगे ना, 625 लाख टन का कंजम्पशन के आगे में वाटर सोलर फर्टिलाइजर कंजम्पशन कितना है, 4.5 लाख। बहुत कम है। 625 के आगे में 4.5 लाख का टन का कंजम्पशन इंडिया में है, तो 1% से भी कम है ना। और उसको सब्सिडी नहीं है और सारी इंपोर्ट हो रही है। ना। चाइना से हो रहा है, बेल्जियम से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है, इजराइल से हो रहा है, फ्रांस से हो रहा है, ये सभी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एफिशिएंसी वाइज बात करते हैं तो आपका
25 to 30% फर्टिलाइजर का डोज बच सकता है। सेविंग, जो फर्टिलाइजर की सेविंग जो बात करें। तीसरा एफिशिएंसी बात करेंगे तो 95% सब्सिडी, 90% पर 90% तक आपको एफिशिएंसी मिलती है। मिल रही है। वेरज बल्क फर्टिलाइजर में इसको सब्सिडी है। कितना है, आप एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे यूरिया की कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 2000 रुपीज़ है और गवर्नमेंट उसको बेच रही है 235 रुपये में। तो 235 का है और 2000 का है, सब हाईली सब्सिडाइज्ड। तो बताइए ना, यदि सब्सिडी निकाल दे तो क्या होगा, ये भी तो ये सोचने की बात है। तो इसलिए फर्टिगेशन में फर्टिलाइजर क्वांटिटी बहुत कम लगती है, लेकिन एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है। बल्क में क्या होता है, एक ही बार डाल देते हैं फर्टिलाइजर, क्योंकि आसान है ना वो, और सस्ता भी मिल रहा है सब्सिडी की वजह से, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से फर्टिलाइजर देंगे तो उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाता है और एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है और उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलने वाला है और आपका सॉइल का ड्यूट्रेशन होने वाला नहीं है। सॉइल में जो साल्ट्स इकट्ठा हो रहे हैं, पीएच बढ़ रहा है, ईसी बढ़ रहा है, तो फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन है। सॉइल ड्यूट्रेशन नहीं होगा आपका, क्योंकि ये फर्टिलाइजर जो है एसिडिक बेस्ड फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरिक एसिड बेस्ड, तो सॉइल का पीएच कम करेगा वो तो उल्टा, तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उसका। कोई भी फसल लगी है तो आपको उपज बढ़ने वाला ही है। बहुत सही बात आप बोल रहे हैं इसमें तो। और पानी की कितनी बचत होती है इससे? पानी की बचत जो है फसल के अनुसार, जैसे कि रो को आप जो फसल नज़दीक वाली फसल जैसे आपका टमाटर है या प्याज है या कपास है, तो उसमें 50% तक सब है ड्रिप इरिगेशन में। यदि हम लोग उसको स्प्रिंकलर में जाते हैं इसको यही क्रॉप के लिए तो 45% तक। यदि फ्रूट क्रॉप में जाते हैं तो फ्रूट क्रॉप में सेविंग जो है 70%, करीबन 60-70% पानी बच रहा हाँ है। फ्रूट क्रॉप में। बहुत बड़ी वैल्यू है ऑफ ये कोर्स, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है, सभी इनपुट को वैल्यू है, पानी को नहीं है। आपने कभी पानी बिकट लाते हुए देखा? केवल ड्रिंकिंग के लिए आते होंगे, ड्रिंकिंग के लिए। अभी तक हम लोगों को वाटर मैनेजमेंट के बारे में बता रहे थे। अभी वाटर मैनेजमेंट जो कंसेप्ट है ना, अब आउटडेटेड हो गया है। अभी वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात नहीं करते, अब वाटर मेजरमेंट के बात करते हैं। वाटर मेजरमेंट के बाद नेक्स्ट वर्जन जो है वो वाटर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी। मानो 1 मीटर क्यूब या 1000 लीटर पानी हमने यूज़ किया तो उसमें हमें कितना प्रोडक्शन मिला और उससे कितने पैसे जनरेट हुए। वाह, ये एक बहुत सही बात आपने की है। और आई थिंक आपने जो शुरुआत में बोली थी ना कि खेती को लाइवलीहुड के लिए नहीं बिजनेस के तौर से देखनी चाहिए, Yes. मैं इससे रिलेट कर पा रही हूँ आपकी बात को कि कैसे हम क्वांटिटी बेस्ड में क्वालिटी एंड आउटपुट को कैलकुलेट कर रहे हैं। बिल्कुल यही होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वाटर प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी ये कंसेप्ट लोगों को समझाना पड़ेगा, तभी उनको समझेगा कि वाटर मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है। अभी भी हम लोग पानी के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं, कितना हम लोगों को लगता है कि बहुत पानी है। पूरे वर्ल्ड में जितना पानी अवेलेबल है अर्थ के ऊपर 97% पानी तो आपका समंदर में है यूज ही नहीं हो पाएगा। और 2% पानी जो है अंदर स्नो के फॉर्म में है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में। 1% जो है 1% में 0.4% जो है 1000 मीटर से गहरा है। जो ब्रैकिश वाटर है, साल्टिश वाटर है, वो जो इतनी कर सकते उसको लिफ्ट करने के लिए भी पैसा बहुत लगने वाला है। 1000 मीटर डेप्थ में से 0.6% ही स्वीट वाटर है जो हम एग्रीकल्चर की यूज़ करते हैं, उसी में मारा मारी और और लड़ाई। उसमें 0.6% बात करते हैं तो 70% जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रहा है राइट। और 17-18% जो इंडस्ट्री के लिए यूज़ हो रहा है और 10 से 12% जो है वो डोमेस्टिक यूज़। डोमेस्टिक यूज में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें ये आई ओपनिंग वाली है। लेकिन सामान्य जो आदमी चादर पर ओढ़ के सो रहा है, सोने वाले को उठा सकते हैं लेकिन नाटक करने वाले को तुम उठा नहीं सकते। बहुत सही बात आप बोल रहे हैं। मतलब ये एक बहुत अहम मुद्दा है समाज के तौर पे भी और एक एनवायरनमेंट के तौर पे भी Of course. देखें तो पर्यावरण के लिए भी चीज़ें बहुत खराब हो रही हैं। और जो तरीके आप बता रहे हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगर किसान चाहे और उसको फॉलो करे तो कुछ बहुत एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं, बल्कि बेनिफिट ही मिल रहा है उसको बिल्कुल, हर चीज़ में। बिल्कुल। जैसे मैं अभी एक आपका एक आर्टिकल भी पढ़ रही थी जिसमें मैंने देखा कि आपने कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप की और प्रिसिजन फार्मिंग और फर्टिगेशन से मक्के में 106 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन कराया किसानों का। जी 106 क्विंटल प्रति एकड़
बहुत ही अलग चीज़ हो जाती है। अगर हम आम भाषा में बात करें तो एवरेज मुझे नहीं लगता 60-70 क्विंटल से या 80 क्विंटल से ज़्यादा होता होगा। हाँ, थोड़ा हम लोग मक्का के बारे में बात करते हैं तो पूरे विश्व में जो है, विश्व की प्रोडक्टिविटी जो है वो 55 क्विंटल पर हेक्टर की है। हुँ, हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की 35 तो क्विंटल और से लो हो जाती 35 है। क्विंटल की है। आमतौर से किसान का जो मक्का जो है 365 दिन ग्रो कर सकते हैं आप, 365 डेज। ये C4 प्लांट है। मेज जो है ये C4 प्लांट है। C4 प्लांट की ज़रूरत जो है वो सनलाइट की है। ओके, किसान को तो इसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत है। ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसलिए मक्का का सोइंग का डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ साउथ ही होना चाहिए। अच्छा। नॉर्थ साउथ होना चाहिए। दूसरा जो है उसका रूट सिस्टम जो है, यदि देखेंगे तो मैं अभी आपको प्रेजेंटेशन दिखाते थे तो उसका 1.2 मीटर तक उसका डेप्थ जाता है। लेकिन किसान को रूट का डेप्थ मालूम ही नहीं है, तो हम उसका प्लांटेशन जो है वो बेड के ऊपर ही करना बोलते हैं, रेस बेड के ऊपर, ऊंची हुई क्यारी में। हुँ, ऊंची हुई क्यारी जो है वो 2 फीट की चौड़ी होनी चाहिए, 1 फीट ऊंची होनी चाहिए। उसके ऊपर 2 लाइन आपके मक्का की लगनी चाहिए, 1.25 फीट के अंतर में 40 सेंटीमीटर के ऊपर। और 2 सीड के बीच में अंतर जो है, पौधे के बीच में अंतर होना चाहिए आपका 20 सेंटीमीटर या 8 इंच होना चाहिए। यदि आपका ड्रिप का लेटरल जो है 4 फीट पे यदि है तो आपका पॉपुलेशन होगा 33,300 500 करीबन 33,500। यदि ड्रिप का लेटर आपका 4.5 फीट के ऊपर है तो 30,000 आपका प्लांट पॉपुलेशन आएगा। हुँ, यदि ड्रिप का लेटर 5 फीट के ऊपर है तो 27,000 आपका प्लांट पॉपुलेशन आएगा। हमारा टारगेट जो है, हम 100 क्विंटल पे कब काम कर, मैं 15 साल से मक्का पे काम कर रहा हूँ। बहुत सारा रिसर्च किया मैंने, पर हर दिन ब्रांडिंग करके देखा है। मक्का का जो हमारा टारगेट जो 100 क्विंटल है, 100 क्विंटल अभी बहुत पुराना हो गया है। अभी मैं 125 पे काम कर ओह रहा हूँ, माय गॉड! 120 और 100% में कि मक्का में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 125 यस, क्विंटल। मेरा एक फ्रेंड है यूएस में है, डेविड हुला करके। उसने उसको लगातार पढ़े, उसको अवार्ड मिल रहे हैं एनसीजीए का, यूएस में एनसीजीए का अवार्ड मिल रहा है उसको। लास्ट ईयर का उसका प्रोडक्शन है 157.5 क्विंटल का, वाओ! 157.5 क्विंटल्स का प्रोडक्शन। तो मुझे क्या है, तो 157 तो नहीं तो कम से कम 125 तो आना चाहिए ना। तो इसलिए भी हमारा उस टाइप का रिसर्च चल रहा है। बहुत ही रिमार्केबल हो यस, जाएगा अगर हम ये रीच कर जाते हैं, यूएस ब्राज़ील के बराबर हम पहुँच जाएँगे और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मैंने होगी। पहले कहा कि इसका तो यू शुड थिंक आउट ऑफ बॉक्स और आपका माइंड सेट चेंज होना चाहिए। इट इज़ गेम ऑफ चेंजिंग माइंड सेट। माइंड सेट यदि चेंज होता है ना तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप यू कैन अचीव एनीथिंग। आपका विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, जी। आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं कर पाऊंगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और माइंड सेट चेंज होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मायने रखती है आपको ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने में। तो जैसे अभी मक्के की वो भी चल रही है, फसल भी चल रही है और हम आज वाटर मैनेजमेंट पे भी बात कर रहे हैं। तो मक्के में वो कौन-सी स्टेज ऐसी होती है जिसमें क्रॉप जो है वो वाटर स्ट्रेस में आ जाती है और उसके लिए क्या करना चाहिए ताकि क्रॉप खराब ना हो आपकी? नहीं वैसे तो क्रॉप का कोई भी स्टेज में उसको स्ट्रेस यदि आता है तो प्रोडक्शन कम ही होता है। लेकिन मक्के में 2 स्टेजेस है क्रुशियल, टेस्लिंग और सिल्किंग। जी। टेस्लिंग और सिल्किंग का जो पीरियड है 8 से 10 दिन का ही होता है। उस समय पॉलिनेशन का पीरियड होता है। उस समय पर मॉइस्चर, ऑप्टिमम मॉइस्चर और फर्टिलाइज़र उसको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है, तो निश्चित रूप से उसका प्रोडक्शन करीबन 30 से 40% घट जाता है उसमें। हाँ। तो टेस्लिंग और सिल्किंग जो है बहुत ही क्रिटिकल स्टेजेस है। सो टेस्लिंग की स्टेज में फर्टिगेशन का क्या वो होना चाहिए? फास्फोरस के लेवल ज़्यादा होना चाहिए, बोरान होना चाहिए उस समय में। बोरान जो है फॉलिनेशन के लिए, फर्टिलाइजिंग के लिए काम करता है। हुँ। तो चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट वहाँ अच्छा देना ज़रूरी है। चिलेटेड फॉर्म में। तो हम लोग शेड्यूल जो हमारा जो है, क्योंकि 125 दिन का वैरायटी जो है आपके 110-120 दिन की है, तो हम लोग 100 डेज तक फर्टिगेशन करते हैं। हुँ। 120 दिन के तो 110 दिन तक फर्टिगेशन करते हैं हम लोग। बट हम ये चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट हम तो हर चौथे दिन चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट देते ही है, क्योंकि रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग है, वंडरफुल। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो देना ही चाहिए। सो कोई पर्टिकुलर माइक्रोन्यूट्रिएंट जो आपको लगता है कि मक्के की फसल में किसानों को देना चाहिए? जिंक है, जिंक। आपका मैग्नीशियम, आपका जो बोरान है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिंक और बोरान। दूसरा सेकेंडरी में मैग्नीशियम और कैल्शियम और सल्फर, ये ज़रूरी है। काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। अभी आपकी मैंने कपास का भी देखा कि कपास में भी लगभग 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपने आउटपुट निकलवाया है हाँ, किसानों का। हाँ।
तो वहाँ हमने ऐसा क्या किया कि हमारा इतना आउटपुट आया? क्योंकि अब आने वाला मौसम ही कपास का मौसम आएगा, हाँ, खरीफ में हाँ। कपास सबसे ज़्यादा लगेगी, तो कपास लगाने वाले किसानों को हम कैसे समझा सकते हैं कि क्या करना चाहिए उन्हें कि वो भी इस तरह से उत्पादन प्राप्त कर सकें? उसमें भी यही है कि उसका माइंडसेट, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं कपास में कि स्प्रेडिंग टाइप की वैरायटी कौन सी है, इरेगुलर वैरायटी कौन सी है, कौन से सॉइल के लिए क्या स्पेसिंग रखना चाहिए। मानो 50 साल से भी ज़्यादा समय से कपास की फसल खेती कर रहा है, लेकिन कपास के बारे में जानता ही नहीं ना, उसकी ज़रूरतें क्या-क्या है। तो प्लांट पॉपुलेशन जो है वो डिपेंड करता है आप कौन सी वैरायटी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सॉइल आपके पास में है। दूसरा, फ्लैट लैंड पे प्लांटिंग ना करते हुए बेड के ऊपर प्लांटिंग कीजिए, अच्छा, क्योंकि कपास सेंसिटिव क्रॉप है क्लाइमेट के लिए। ज़्यादा अच्छा, बारिश आ जाएगा वो खराब तो हो विल्टिंग जाएगा। आने वाला है हाँ, उसमें, हाँ? तो इसीलिए आपको बेड के ऊपर प्लांटिंग करते हैं तो कितना ही बारिश होने दो, ज़्यादा पानी जो है बेड से निकल जाएगा। तो जितना ऑप्टिमम मॉइस्चर जो है वही रहने वाला है। हुँ। और दूसरा, रेगुलरली न्यूट्रिशन देना चाहिए, उसको फर्टिलाइजर देना चाहिए, क्योंकि उसको जो बोल जो है ये उसको कपास में एक ही बार थोड़ी आता है, सब्सिक्वेंटली आते रहते हैं। फ्लावरिंग जो है, स्क्वायर स्क्वायर फॉर्मेशन है, फ्लावरिंग है, बॉल सेटिंग है, बॉल डेवलपमेंट है, मैच्योरिटी है, ये चलते रहता ही है। जी। जो 49.35 क्विंटल की जो बात हम लोग कर रहे थे ना, वो उसमें हमने रिफ्लश क्रॉप लिया था, लेकिन हम लोग जब भी रिफ्लश क्रॉप डिस्करेज करते क्योंकि पिंक बोलवर्म का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया। काफ़ी ज़्यादा हो जाता है उससे, हाँ। बैक्टीरिया फोरागोसिपियला जो है पिंक बोलवर्म, उसका प्रॉब्लम ज़्यादा होने के कारण में हम क्रॉप जो है दिसंबर जनवरी तक टर्मिनेट कर दें किसानों को। अच्छा, दिसंबर तक भी कभी टर्मिनेट करते हैं ना 25 क्विंटल्स तक, तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिल सकता है। तो हमारा कॉटन मिशन जो अब हमारा फेसबुक पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे या इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो बहुत सारी स्टोरी हमारी कॉटन मिशन 1.0 की है और कॉटन मिशन 2.0 की भी है। अच्छा, 1.0 में हमारा टारगेट था रेनफेडी के लिए 10 क्विंटल्स और इरिगेटेड के लिए 15 से 20 क्विंटल्स। ओके। मिशन 2 में हमारा जो था 25 क्विंटल्स का था, तो हम लोग अचीव कर लिया उसको। तो रेज बेड, मल्चिंग फिल्म, ड्रिप इरिगेशन और फर्टिगेशन, ये चारों टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। फिर दोबारा कहता हूँ, कॉटन के लिए रेज बेड के ऊपर ऊंची हुई क्यारी पे कपास लगाइए, दूसरा मल्चिंग का उपयोग कीजिए, ड्रिप इरिगेशन कीजिए और ड्रिप के साथ में फर्टिलाइजर दीजिए। ये चार टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और हार्मोन का यूज ज़रूरत के हिसाब से, जैसे आपका अल्फा नैप्थेरिक एसिडिक एसिड है जिसको हम पैनल फिक्स बोलते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो रही है तो आपको मेपिका क्लोराइड का यूज़ करना चाहिए, चमत्कार का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से हार्मोन का उपयोग करते हैं, ड्रॉपिंग हो रहा है, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही ज़्यादा हो रही है तो उसको कंट्रोल यदि करते हैं ना, तो निश्चित रूप से कॉटन क्रॉप का पोटेंशियल ज़्यादा है प्रोडक्शन में। हम उम्मीद करते हैं कि जो सर ने इतनी सटीक बातें बताई हैं ना कपास के लिए, आप लोग इसको फॉलो करें इस सीज़न और देखें कि क्या आप रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं और कितना बेहतर उत्पादन आपके पास आ रहा है इस चीज़ में। मैं एक जब तक बोलगार्ड टेक्नोलॉजी आने से पहले हाँ, 95 से हम लोग कॉटन में काम शुरू किया था। वाह! बोलगार्ड टेक्नोलॉजी भारत में नहीं थी उस समय में। 95 मैंने ड्रिप इरिगेशन में कॉटन में लगाया पहले बार, तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। तो जब से बोलगार्ड टेक्नोलॉजी आई 2002 में, एक्चुअली इसका काम शुरू था 95 में, मॉन्सेंटो से टाइप किया था माइको ने। फिर 98 से 2000 तक ट्रायल लिए थे बोलगार्ड 1 के, केवल तो उस समय बोलगार्ड 1 ही थी। 98 से 2000 तक ट्रायल चले। 2000 में उसके रिजल्ट जो है वो गवर्नमेंट के सबमिट किए। उसके बाद में 2 साल लगे गवर्नमेंट को अप्रूवल देने में, जीएसी ने। फिर 2002 में अप्रूवल आया। उस समय केवल 3 ही वैरायटी थी, राशि 2 और माइको की 2 वैरायटी थी बोलगार्ड में। बोलगार्ड एक ही थे। फिर 2006-07 तक बोलगार्ड एक ही चली, उसके बाद बोलगार्ड 2 आई। अच्छा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन 95 से शुरू किया था। तो अभी भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में जितनी सारी फसल है, सबसे ज़्यादा ड्रिप का एडॉप्शन जो है वो कपास में ही है। यू विल सरप्राइज, हाँ, यू विल सरप्राइज। सभी फसल से ज़्यादा ड्रिप का जो एडॉप्शन है, फार्मर ने जो एक्सेप्ट किया वो कॉटन क्रॉप कॉटन में किया। यस। क्योंकि आप ग्रेप की बात करते हो तो ग्रेप में एरिया कितना है, 1,10,000 रुपये। बनाना की बात करते हैं तो करीबन 90,000 हेक्टर है पूरे महाराष्ट्र में। कॉटन की बात करते हो तो कॉटन का एरिया जो है करीबन 42 लाख हेक्टर है। कपास तो एक मेजर क्रॉप ये है कैश ही क्रॉप है। वहाँ पे, वहाँ पे। हाँ, तो उसमें तो बनता ही हाँ। है। बट अच्छी चीज़ है कि अगर बट महाराष्ट्र के एवरीबडी विल सरप्राइज कि सबसे ज़्यादा ड्रिप का एडॉप्शन कॉटन क्रॉप कॉटन में में ही है। मैं वही चीज़ बोल रही थी कि अगर या महाराष्ट्र के किसान कपास में ड्रिप को अडॉप्ट कर सकते हैं,
तो एमपी में भी जहाँ कपास उगाई जाती मैडम है। मैंने यहाँ पे निमाड़ में कैंपिंग किया है। जी, कॉटन का मेजर एरिया एमपी में जो है निमाड़ ही है। निमाड़ एरिया है, निमाड़ जैसे आपका खंडवा है, बड़वानी है, बड़वानी है। आपका खरगोन है, सभी एरिया में कैंपिंग किया है, बरहानपुर है। तो महाराष्ट्र में जो लक्के जो डिस्ट्रिक्ट है ना, वहाँ पे तो एडॉप्शन हो रहा है। कॉटन में भी एमपी में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है और फार्मर ड्रिप का एडॉप्शन कर रहे हैं। बड़वानी हो या खंडवा हो या आपका बरहानपुर हो और खरगोन, इसमें ड्रिप का एडॉप्शन कॉटन में काफ़ी अच्छा हो रहा बड़वानी में तो वैसे भी वाटर सोल्यूबल का कंजम्पशन भी काफ़ी होता है, तो है। दो ही डिस्ट्रिक्ट है आपके, हाँ, बरहानपुर और और बड़वानी बड़वानी, जिसमें आपका केला है, टोमेटो है, सारी कैप्सिकम सब्जियां है। हाँ, लगती सारे हैं करते हैं वो, यहाँ और पे। फर्टिगेशन भी कर रहे हैं। तो तो वो यहाँ सारे लोग हमारे टच में है ना, तो उनका भी हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है पीछे। हाँ, हाँ, करते रहते हैं। आपको अगर मैं दो ऑप्शन में से एक चीज़ चूज़ करने के लिए दूं तो आप क्या चूज़ करेंगे? और मेरे ऑप्शन है एडवांस फार्मिंग या फिर किसानों का माइंडसेट। इन दोनों में से अगर एक चीज़ चुननी हो तो वो आप क्या चुनेंगे? मैं तो पहले किसान का माइंडसेट चेंज करूँगा, क्योंकि जब तक किसान का माइंडसेट चेंज होता है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा टेक्नोलॉजी को। तो उसका माइंडसेट चेंज करना, वो एक्सेप्ट करना। अभी आज जो खेती हो रही है वो काफ़ी एडवांस, जैसे आपकी बातों से ही मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। तो अब से 10 साल बाद अगर हम भारतीय कृषि की एक रूपरेखा देखें, क्योंकि आपको लगभग 33 साल से ज़्यादा का समय हो गया है, आपने खेती को यहाँ से यहाँ होते हुए देखा है। तो वहाँ से अगर हम बात करें, अगले 10 सालों में आपको भारतीय कृषि का स्वरूप कैसा दिखता है? बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अभी जो फार्मिंग में जो आ रहे हैं ना, यूथ आ रहे हैं अभी। जो ओल्ड एज वाले फार्मर जो अभी वो कम सब होते कम हो जाएंगे, रहे हैं। तो जो यूथ आ रहे हैं, तो अभी उसमें ये प्रिसीजन में अभी एआई का ऐड हो गया है उसमें। यदि एआई उसमें ऐड हो जाता है तो और न्यूट्रिएंट की सभी इनपुट की एफिशिएंसी और कम हो जाएगी, और प्रिडिक्शन मिलेंगे आपको, डिसीजेस, पेस्ट का प्रिडिक्शन मिलेगा आपको। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में हो जाएगी ना। जब सारी चीज़ें मार्केटिंग का आपके हाथ में हो जाएगी, क्योंकि मार्केट अभी ओपन हो गया है पूरा। आपको पता है अमेरिका में क्या चल रहा है, सारा वर्ल्ड में मार्केट ओपन हो गया, आप कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जी, जी। तो मार्केट आपके हाथ में है। तो एआई के माध्यम से और प्रिसीजन फार्मिंग के माध्यम से, स्मार्ट इरिगेशन सॉल्यूशन के माध्यम से एग्रीकल्चर का फेस इंडिया का जो है काफ़ी चेंज हो जाएगा, और ये पूरे वर्ल्ड में हम लोग लीड कर सकते हैं। वाओ! यस, आई एम वेरी श्योर। नया यूथ, एडवांस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मैजिकल होने वाला है, ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली आज फील कर सकती हूँ। जी, सो सेंसर बेस्ड फार्मिंग है, आईओटी है, ये सारी चीज़ें एआई बेस्ड जैसे कि आपने बताया। तो ये अभी हम आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है इसका अडॉप्शन बहुत शुरू आसान हो चुका होगा? है मैडम, शुरू हो चुका है। हुँ। आईओटी का गाँव-गाँव में मैं देख रहा हूँ, फसल की जो है सेट्स लग चुके हैं। आईओटी का उपयोग करें, एआई का उपयोग करें, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, पूरी स्टेट गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी किसान तक पहुँचाएँगे। तो निश्चित रूप से उनका भी इंटरेस्ट है, किसान की प्रोडक्टिविटी बढ़े, प्रॉस्पेरिटी उनके लिए आए। प्रॉस्पेरिटी आएगी तो किसान का बर्डन भी कम हो जाएगा ना, निश्चित रूप से। जी। हाँ, मतलब ये तो बहुत ही एक अलग ही पॉइंट की बात हो जाती है कि अगर हम जी, चीज़ें अडॉप्ट करें तो हमारे लिए कितना ज़्यादा बेनिफिट होने वाला बिल्कुल। है। एक छोटा-सा रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ में, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में या एक लाइन में ही देना होगा। क्या आपको लगता है इम्प्रॉपर इरिगेशन से फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी कम हो जाती है? बिल्कुल। बिल्कुल। एंड जो ड्रिप इरिगेशन का हम पूरा प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं, ये आधा एकड़, 1 एकड़ के किसानों के लिए भी फ़ायदेमंद है? कर ही रहे, ऑलरेडी एक्सेप्टेड, द फार्मर्स आर यूजिंग ड्रिप इरिगेशन फॉर द मार्जिनल फार्मर्स। यस, इरिगेशन, जब हम कपास या प्याज की फसल की बात करते हैं, तो क्या हमें हार्वेस्टिंग से पहले इरिगेशन को कम कर देना चाहिए? टर्मिनेट करना चाहिए पानी का। जैसे कि नेकफॉल होती है प्याज में, तो हमको पानी बंद करना पड़ता है। कॉटन में यदि बोल बस्टिंग करना है तो पानी आपको टर्म, जैसे हार्वेस्टिंग से पहले 20-25 दिन आपके जो कट ऑफ पॉइंट होता है कॉटन में, कॉटन में हम कट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, तो करना पड़ता है, टर्मिनेट बोलते हैं उसको। जैसे मक्का में हम लोग टर्मिनेट करना है, तो हमको हार्वेस्टिंग से पहले 15-20 दिन पानी में बंद कर देते हैं। भारतीय किसान, अगर हम इरिगेशन की पॉइंट पे बात करते हैं, तो वो एक ऐसी क्या गलती है जो वो करते हैं जब हम इरिगेशन की बात कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ नहीं रहा ना। अभी तो मैंने पहले बताया कि किसान पानी और खाद जो है वो फसल को नहीं दे रहे, वो ज़मीन को ही दे रहे हैं वो। उनका यदि माइंडसेट चेंज करते हैं ना, तो पानी फसल को ही देना चाहिए, और फर्टिलाइजर भी फसल को देना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका पानी भी बचेगा और खाद भी बचेगा, और आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। आज जो किसान भाई हमारा ये शो सुन रहे हैं, अगर उन्हें इस सीज़न
अपना प्रोडक्शन 20% बढ़ाना हो, ओनली हम तो बेसिक से ही बात करेंगे हाँ। क्योंकि पता ही नहीं उनको तो कि करना कितना है। 20% कहाँ प्रॉफिट में आने वाला है उसका फर्क नहीं। चलिए आपके हिसाब से कितना हो सकता है? 50% तभी है। 50%। तो अगर इस सीजन, ध्यान से सुनिएगा आप लोग मेरी बात, इस सीजन अगर 50% आपको अपना यील्ड आउटपुट बढ़ाना है, आपको उत्पादन बढ़ाना है, तो ऐसी वो कौन सी 3 से 4 चीजें होंगी जो हमारे किसान भाइयों को फॉलो करनी है? जो भी वो फसल लगा रहा है, जो भी वो इनपुट यूज़ कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी 90% तक आना चाहिए। चाहे सीड की बात कर रहे हैं, पौधे की बात करते हैं, ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होना चाहिए, कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन उतना ही होना चाहिए जो उसके लिए क्रॉप ज्योमेट्री जो है, क्रॉप ज्योमेट्री ठीक तरह से समझ लेना चाहिए। और क्रॉप कौन सा है, C3 टाइप है या C4 टाइप है, इस टाइप से उसका डायरेक्शन आप सोइंग क्या होना चाहिए, ये समझ के क्रॉप ज्योमेट्री मेंटेन करना चाहिए। नंबर 1 पॉपुलेशन की बात। दूसरा इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इसमें ऑर्गेनिक भी आएगा, बायो फर्टिलाइजर भी आएगा और केमिकल फर्टिलाइजर भी आएगा। पानी जो है ज़मीन को नहीं दे रहा है तो ड्रिप के माध्यम से देंगे। फर्टिलाइजर जो है हम लोग ज़मीन में नहीं डालेंगे क्योंकि साल्ट बढ़ने वाला है, तो सॉइल का पीएच बढ़ेगा, तो इसी बढ़ेगा तो अपटेक नहीं होने वाला, इसलिए हमको फर्टिलाइजर जो ड्रिप के माध्यम से देना है। फोलियर फीडिंग की बात रह गई थी, फोलियर फीडिंग को देना चाहिए। फोलियर फीडिंग जो है ये इंग्लिश शब्द है, लेकिन फसल के ऊपर पानी में घुलने वाले उर्वरक का छिड़काव करने के टेक्नोलॉजी को फोलियर फीडिंग कहते हैं। लेकिन फोलियर फीडिंग टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन से भी आपका प्रोडक्शन जो है 10 से 15%, 20% तक बढ़ सकता है। अच्छा। क्योंकि क्रॉप के अलग अलग स्टेजेस जब जाता है ना, क्रॉप साइकिल जो होता है ड्यूरेशन, उस ड्यूरेशन में फसल की आपको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी नज़र आती है। जब रेनी सीजन होता है या क्लाउडी सीजन है, रूट जोन में ज़मीन में पानी भरा हुआ है, रूट जोन में पानी भरा है, तो पौधे के जो वाइट रूट जो है फसल के, जब तक फिल कैपेसिटी नहीं है तब तक एडॉप्शन नहीं कर पाते, नहीं करेगा, हवा ही नहीं उसमें, तो एब्सॉर्प्शन नहीं होगा तो अंडर न्यूट्रिशन हो जाएंगे, तो फर्टिलाइजर उसको अवेलेबल नहीं हुआ, न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं हुआ, तो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी ऑब्वियसली आएगी, चाहे नाइट्रोजन की हो, चाहे फास्फोरस की हो, चाहे माइक्रोन्यूट्रिएंट की हो, जिंक हो या फेरस हो, मैंगनीज हो या बोरान हो, कैल्शियम हो। तो जब आप पौधे को नज़दीक से देखते हैं ना, तो पता चलता है कि बोरान की डेफिशिएंसी कहाँ आती है। बोरान की डेफिशिएंसी आपको ओल्डर यूज में कभी नज़र नहीं आएंगी, वो टॉप पे नज़र आएगी आपको, एपेक्स में, टर्मिनल में। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, फास्फोरस की डेफिशिएंसी कहाँ होती है भी मालूम होना चाहिए, उसके सिम्टम्स क्या है। सही है। तो जैसे भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं हो रहे, क्लाउडी वेदर है, तो पौधे का ग्रोथ स्लो हो रहा है, उस समय में हम छिड़काव कर सकते हैं फोलियर फीडिंग foliar से। के through। वाटर सोलियर फर्टिलाइजर स्प्रे लेंगे, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होना चाहिए भी समझ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन करने से उसको फाइटोटॉक्सिसिटी भी आ सकती है, स्कॉर्चिंग आ सकता है। इसीलिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोडक्ट, कैनोपी मैनेजमेंट के लिए 1919 के साथ में यदि हम लोग ट्राइकेंटिन वाला यूज करते या कोई जाइम का उपयोग करते तो कैनोपी आपको अच्छी मिलेगी। 1919 प्लस टी वाला विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट वाला, वही दोबारा माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात कर रहा हूँ। ऐसे ग्रेड उपलब्ध है मार्केट में, 1919 प्लस टी विथ ट्रेसरमेंट। दूसरा जो है कि फ्लावरिंग के समय में फ्लावर कम आ रहा है, उस समय में 13-40-13 का उपयोग कीजिए। 13-40-13 से फ्लावरिंग अच्छा आएगा, फ्लावरिंग की संख्या बढ़ेगी, फ्लावर की संख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, बराबर है। उसमें विथ प्लस MgO प्लस टी है, उसमें 13-40-13 प्लस 1 MgO प्लस टी, ये ग्रेड है। तीसरा जो फ्रूट का साइज़ बड़ा करना है, उस समय 05234 लीजिए आप, MKP की प्रोडक्शन लेते हैं, तो स्प्रे लेते हैं तो उसका साइज़ बड़ा होगा, क्योंकि फास्फोरस 52% है उसमें। सेल डिवीज़न, सेल इलांगेशन, सेल लिमिटेशन में काम करेगा, साइज़ बड़ा होगा। और तीसरा मैच्योरिटी के समय में उसका वेट चाहिए, शाइनिंग चाहिए, ग्लेजिंग चाहिए और शुगर ज़्यादा बढ़नी चाहिए, इसलिए 13-045 का स्प्रे कीजिए। 13-045 में 13% नाइट्रोजन है, यानी पहले कहा था कि सिनर्जिटी इफेक्ट है नाइट्रोजन पोटास का, तो पोटास मिलेगा तो साइज भी बढ़ेगा, कलर मिलेगा। कलर अच्छा है क्योंकि आदमी, आपका कस्टमर जो है मार्केट में अपनी आंखों से पहले खाता है, हाँ,
चाहे फूल हो, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, दिखने में पहले सुंदर अपनी होना आँखों से चाहिए। खाता है वो, बाकी घर में जाके काट के खाने वाला है। लेकिन अच्छा दिखने वाला कोई भी लेता है, हाँ। एंड ही इज रेडी टू पे फॉर इट ऑल्सो, उसके लिए पैसा भी देने के लिए तैयार है। इसलिए क्वालिटी के लिए 13,045 है, क्वांटिटी के लिए आपको नाइट्रोजन फास्फोरस करना पड़ेगा विद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। नहीं मतलब तो ये फोलियर फीडिंग का टेक्नोलॉजी किसान को अच्छा आपको करीबन 10 से 20% तक प्रोडक्शन बढ़ा सकता बढ़ा देगा है। ये। यस, तब ये जो एक 4 बातें सर ने आपको बताई है ना, इन 4 बातों को आप एक तरीके से रामबाण की तरह संभाल लीजिए कि ये करना ही है। अगर 50% अपना उत्पादन बढ़ाना है, तो इन चारों बातों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सब चीज़ों को आज समझाया है, और पानी जैसे एक मुद्दे को कैसे वो एक पूरी खेती का रूपरेखा बदल देता है, शायद ये कोई समझता भी नहीं है, पर आपने जितनी खूबसूरती से और सीधे-साधे शब्दों में चीज़ें हमें समझाई हैं, मैं को पक्का उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, उनको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। निश्चित रूप से, क्योंकि ये लाइफ लाइन है, वाटर इज, क्योंकि पानी के बगैर खेती कोई भी क्रॉप जो है, कोई भी क्रॉप, कोई भी प्लांट सर्वाइव कर ही नहीं सकता। क्योंकि जो जीरो फाइट प्लांट क्यों ना हो, जीरो फाइट प्लांट क्यों ना हो, लेकिन ज़मीन में थोड़ा ना थोड़ा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। इसलिए वाटर इज़ लाइफ, वाटर इज़ लाइफ लाइन फॉर दी फार्मर्स। और दूसरा माइंडसेट, यदि ये पूरा एपिसोड ध्यान से यदि देखते हैं, कोई भी, चाहे पॉलिसी मेकर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे ऑफिसर हो, कोई साइंटिस्ट हो, निश्चित रूप से उसके माइंडसेट में चेंज होने वाला है। और दिस इज द गेम ऑफ चेंजिंग माइंडसेट ओनली। सो सही सिंचाई, सही कमाई की कुंजी है। कम पानी, सही पोषण और वैज्ञानिक सोच, यही होने वाली है भविष्य की सफल खेती की एक जरिया। और आप याद रखिए, खेती में बदलाव ही प्रगति है, और प्रगति की शुरुआत आपके सही जल प्रबंधन और आपके नए सोच से शुरू होती है। ये एक बात और किसानों को ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे हर साल किसान मेला हम लोग करते थे, एग्जीबिशन होता है एग्रीकल्चर का, जैसे हमने बारामती देखा था। 12 दिसंबर से लेकर करीबन जनवरी तक एंड तक हम लोग करते हैं ये एग्जीबिशन। तो बहुत बड़ा सारे राज्य देशों से या राज्यों से लोग हमारे यहाँ किसान देखने आते हैं। तो इस साल की हमारी जो थीम जो थी, साइंस एंड टेक एट द वर्क। ओह वाओ! तो खेती में साइंस और टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आती तो कोई भी खेती सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो साइंस और टेक्नोलॉजी खेती में ज़रूरी है। सो खेती का नया रूप होगा आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आज आपने सुना और समझा कि कैसे एआई बेस्ड फार्मिंग, सेंसर बेस्ड फार्मिंग, आईओटी से आप अपनी खेती का रूपरेखा बदल सकते हैं, तो टेक को जितना जल्दी हम अपनाएं, उतना हमारे लिए बेहतर भी है और हमारे लिए प्रगति का एक रास्ता भी बनेगा। तो हमारे चेयरमैन साहब जो डॉक्टर भंवरलाल जी, उनके बर्थ एनिवर्सरी का जो ओकेजन सोच के हम लोग ये करीबन 2 महीने का प्रोग्राम करते हैं किसान मेला, जो कृषि महोत्सव बोलते हैं हम उसको। कृषि महोत्सव हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और सभी किसान को हम लोग इन्वाइट भी करते हैं हर साल। तो अगले साल मैं हमको आपको भी इन्वाइट करूंगा कि वो कृषि महोत्सव आके ज़रूर देखें। Absolutely will be our pleasure to visit you ज़रूर for sure, ज़रूर sir. ज़रूर। सो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी, एक नए चर्चा के साथ। आई रियली थैंक यू सर, आपने अपना एक वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ निकाला और एक बहुत अच्छा आउटपुट आपने आज हमारे किसानों को दिया है। एक नई सोच, एक नई समझ और बेहतर खेती करने का जो तौर तरीका आज आपने हमारे किसानों को दिखाया है, सबकी तरफ से मैं आपके लिए आभारी हूँ उस चीज़ के मैं लिए। तो थैंक यू सो मच। मैं तो मैडम, मैं धन्यवाद मैं आपको दूंगा। धन्यवाद की औपचारिकता हमें तो पसंद नहीं है, क्योंकि आपका इंटेंशन जो है फार्मर को प्रॉस्पेरिटी लाना है। हमारा भी इंटेंशन वही है कि हमारा किसान के फेस पर स्माइल कैसा है। जब उसका सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं होगा, उसके किसान के फेस पर स्माइल नहीं आएगी, तो सारी चीज़ें व्यर्थ है। इसलिए किसानों को हम लोग इसी माध्यम से यदि मदद कर रहे हैं उसका उपज बढ़ाने में, उसको प्रॉस्पेरिटी लाने में, उसका समाज में उसको स्टेटस लाने में, तो ये हमारे लिए छोटी सी बात होगी कि ये छोटा सा काम हम उसके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको मैं RMPCL को धन्यवाद दूंगा
कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि किसानों के सामने हमारे विचार रखने के लिए। जब तक वो इस तरह से सोचेंगे नहीं, तब तक निश्चित रूप से उनको प्रगति उनकी नहीं हो सकती। थैंक यू सो ये मच सभी का सर। धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। न्यूट्री टॉक विद साक्षी में आज के लिए बस इतना ही। आपकी दोस्त साक्षी अब आपसे अलविदा लेती है। थैंक यू।